हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। नंबर 1, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। दोस्तों, अभी हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। दिलीप तिर्की पूर्व हॉकी कप्तान रहे हैं हॉकी टीम के भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और इन्होंने पंद्रह साल भारत के टीम के रूप में अपना योगदान दिया। भारत के लिए खेलते हुए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 412 मैच खेला, जो एक भारतीय रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड अभी तक टूटा नहीं है। 412 मैच खेलने का जो रिकॉर्ड है यह भी नहीं टूटा है, एक भारतीय रिकॉर्ड है। 15 साल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खेला, इसका इनको अनुभव था और इन्हें निर्विरोध चुना गया है। इनको हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुना गया है। माना जाता है कि दो सदस्यों ने नॉमिनेशन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदिता को वापस ले लिया और दिलीप तिर्की महोदय को हॉकी इंडिया टीम का अध्यक्ष बना दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन बस नियुक्ति से संबंधित बातें हैं। तो इतना आएगा कि हॉकी इंडिया टीम का अध्यक्ष किसे बनाया गया, क्योंकि हॉकी राष्ट्रीय खेल है हमारा। दूसरी, उत्तर प्रदेश का भी जो है राज्य खेल भी हॉकी ही है। इसलिए हॉकी से संबंधित जब प्रश्न बनेंगे तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का प्रश्न बन सकता है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो दिलीप तिर्की। देखिए, हॉकी के सदस्यों को उतना हाईलाइट नहीं किया जाता है जितना कि क्रिकेट के, तो इसलिए दिलीप तिर्की को, जैसे कुछ लोग जो हॉकी के जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो उनके लिए नया नाम नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों का हॉकी से कोई लेना देना नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड तो होते नहीं है, इसलिए दिलीप तिर्की का नाम पहली बार सुन रहे होंगे। जबकि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 412 मैच खेले हैं और लगभग 15 साल अपना योगदान दिया है। भारत के टीम का कप्तानी भी किया है। तो इन्होंने एक बेहतर छवि भारत के लिए बनाई है वैश्विक मंच पे। दिलीप तिर्की को इसीलिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर दिलीप तिर्की को नियुक्त किया गया है। इनका किसी ने विरोध नहीं किया है, ये निर्विरोध चुने गए हैं। 15 साल और 412 मैच इनके अंडर में है दिलीप तिर्की के। अगला पॉइंट है तेलंगाना के नए सचिवालय का नामकरण। देखिए, तेलंगाना के जो सीएम हैं चंद्रशेखर राव जी, चंद्रशेखर राव जी का मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर
यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वो सम्मान नहीं मिला है जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। कुछ समय पहले इन्होंने एक केंद्र सरकार से प्रस्ताव किया था, एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था कि जो हमारा संसद भवन बन रहा है नया दिल्ली में, उसका नामकरण भीमराव अंबेडकर के नाम पे कर देना चाहिए। अब इस पर केंद्र ने अमल किया नहीं किया वो तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने काफ़ी दिन से इस पे बहुत बल दिया कि जो नई संसद भवन है भारत का जो बन रहा है, उस संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ से कोई प्रतिक्रिया मिला कि नहीं मिला। मुख्यमंत्री तेलंगाना चंद्रशेखर राव इन्होंने जो तेलंगाना का नया सचिवालय बन रहा है, तेलंगाना का नया सचिवालय बन रहा है, इस सचिवालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर करने की घोषणा कर दिया है। तेलंगाना 2 फरवरी 2014 को अस्तित्व में आया था, यानी एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में इसका स्थान प्राप्त हुआ था, और तभी से राजधानी, सचिवालय, हाई कोर्ट, इन सब पे कार्य प्रारंभ है। और इसी के चलते अब नया सचिवालय का जो है निर्माण हो रहा है। इसका नामकरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने कर दिया है। उनका कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC, ST, BC इन लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, और अगर जब तक भीमराव अंबेडकर को सम्मान नहीं मिलता है तो इन लोगों का विकास कैसे होगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि जागरूकता के लिए उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। साथ ही साथ भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अतुलनीय योगदान है, और इसलिए उनको सम्मान देना हमारा नैतिक दायित्व भी होता है और भीमराव अंबेडकर का हक भी होता है। इसलिए तेलंगाना के नए सचिवालय का नाम मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कर देने की घोषणा किया है। 7 लाख वर्ग फीट में बनाया जा रहा है तेलंगाना का सचिवालय। 7 लाख वर्ग फीट में बनाया जा रहा है, और यह 7 मंजिला होगा। 7 मंजिला का इमारत बनेगी। सचिवालय भवन को 650 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है, यानी कि 7 मंजिला, 7 लाख वर्ग फीट और 650 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अब यहाँ से प्रश्न कितने बन सकते हैं? यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि तेलंगाना का नया राज्य में अस्तित्व में कब आया? 2 फरवरी
2014 को। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव हैं। चर्चा में क्यों है? तो तेलंगाना का नया सचिवालय बन रहा है, उसका नामकरण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया गया है। यहाँ पे घुमा सकता है, यहाँ इसलिए घुमा सकता है कि हाल ही में तेलंगाना के सचिवालय का नाम बदल करके या तेलंगाना के सचिवालय का नामकरण किया गया किसके नाम पर? तो रेड्डी वेड्डी करके दे देगा 2-4 ठो, उसमें एक इनको भी डाल देगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया गया है। कितने मंजिले का इमारत बनेगी? 7 मंजिले का, 7 लाख वर्ग फीट में 650 करोड़ की लागत से। यह अगला पॉइंट है REC को महारत्न का दर्जा। दोस्तों, भारत में अभी तक 11 महारत्न कंपनियां थीं। अब REC को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है, तो टोटल हो गई हैं 12। महारत्न उन कंपनियों को कहा जाता है जिन्हें 5,000 करोड़ रुपया का 3 साल में 3 साल का औसत लाभ हुआ हो। यानी कि 3 साल में 15,000 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ हो, यानी 5,000 प्रतिवर्ष के दर से। वहीं पर औसत वार्षिक कारोबार, औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ का रहा हो, यानी कि 75,000 करोड़ का व्यापार 3 साल का रहा हो। क्योंकि 3 साल का औसत ये वार्षिक 25,000 करोड़ का हुआ हो, और शुद्ध व्यापार 15,000 करोड़ का रहा हो औसत, यानी 45,000 करोड़ का व्यापार 3 साल में हुआ हो। तो ऐसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है कि यानी यदि उसने प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ का लाभ कमाया हो, यानी 3 साल में 15,000 करोड़ का लाभ कमाया हो, और 3 साल में 75,000 करोड़ का व्यापार कारोबार हुआ हो, यानी प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ का, और शुद्ध व्यापार 3 वर्ष में 45,000 करोड़ का हुआ हो, यानी प्रतिवर्ष औसत 15,000 करोड़ का शुद्ध मूल्य रहा हो, तो ऐसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। जिस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिल जाता है वह कंपनी 5,000 करोड़ का निवेश कहीं भी बिना अनुमति के कर सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी को एक वैश्विक मंच पे सशक्त बनाया जाए, जिससे कि उसको कारोबार करने में और साथ ही भारत का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो सके। कोई भी कंपनी या कोई भी राजनयिक या राजदूत या कोई भी अन्य गतिविधियाँ, चाहे वो व्यापारिक हों, चाहे वो सांस्कृतिक हों, चाहे वो कारोबारी हों, अगर वैश्विक मंच पे जाती हैं तो देश का मान बढ़ाती हैं। और इसी को ध्यान में रख करके 2010 से महारत्न का दर्जा दिया जाना प्रारंभ किया गया। 3 तरह का कंपनी को दर्जा दिया जाता है। एक महारत्न का दर्जा, दूसरा नवरत्न का दर्जा,
तीसरा मिनी रत्न का दर्जा। मिनी रत्न में 2 तरह की कंपनियां होती हैं, यानी जब इन्हें दर्जा प्राप्त होता है तो एक मानक के आधार पर यह कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कुछ इनको छूट प्राप्त हो जाता है। जैसे महारत्न के दर्जा प्राप्त कंपनी को 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का छूट होता है, नवरत्न कंपनी को 1,000 करोड़ का निवेश करने की छूट होता है। मतलब इसके लिए इन्हें सरकार से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से कहीं भी व्यवसाय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी को सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए अभी तक 11 कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था, लेकिन हाल ही में REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया जा गया है और ऐसा देने से 12 कंपनी महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड यानी REC, इसे जब महारत्न का दर्जा दिया गया तो टोटल महारत्न की कंपनियां हो गईं 12 यानी 12। तो इसके पहले 11 कौन कौन थी? तो 11 पहले थी भेल, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। भेल जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। BPCL जिसकी स्थापना 1950 में किया गया था। CIL जिसकी स्थापना 1975 में किया गया था। गेल जिसकी स्थापना 1984 में किया गया था। सेल जिसकी स्थापना 1954 में किया गया था। HPCL 1974 में स्थापना किया गया था HPCL का। IOCL की स्थापना 1959 में किया गया था। NTPC 1975 में इसकी स्थापना किया गया था। ONGC 1956 में इसकी स्थापना किया गया था। पावर ग्रिड 1989 में इसकी स्थापना किया गया था और PFC 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। यानी कि ये 11 अन्य कंपनियां हैं जिसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है और एक कंपनी ये REC हो गई जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। यानी कि 12 कंपनियां महारत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। भारत में कुल महारत्न कंपनी 12 हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, देखिए REC सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। REC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे करके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा भी दिया गया है। 1964 में REC एक NBFC के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। NBFC क्या होता है? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी, यानी गैर वित्तीय कंपनी। गैर वित्तीय कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी NBFC के रूप में इसका गठन 1964 में किया गया था। इसका उद्देश्य था देश भर में बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान देना, यानी F&D फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट,
यानी बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान करने का कार्य इन्होंने शुरू किया था। 1964 में REC एक NBFC के रूप में शुरू हुआ था। महारत्न का दर्जा का शुरुआत 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्यमों को वैश्विक दिग्गज बनाने के उद्देश्य से किया गया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसलिए ऐसा किया गया था कि अब वैश्विक मंच पे अपने कुछ निवेश कर सकें, जिससे भारत का मान बढ़ेगा। इस महारत्न का दर्जा प्राप्त करना हो तो मानक ये होना चाहिए, यहाँ पे एक मानक छुटा हुआ है, उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि अभी ये सारे क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं लेकिन नवरत्न कंपनी का दर्जा नहीं प्राप्त है तो वो कंपनी महारत्न नहीं बन पाएगी। यानी कि शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ का होना चाहिए, औसत 3 वर्ष का, यानी 3 वर्ष का टोटल 15,000 करोड़ रुपया। औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ होना चाहिए, यानी औसत 3 वर्ष का होना चाहिए। अतः 75,000 करोड़ का 3 वर्ष में व्यापार होना चाहिए। और शुद्ध मूल्य जो है 15,000 करोड़ होना चाहिए औसत 3 वर्ष का, यानी शुद्ध मूल्य 3 वर्ष का 45,000 करोड़ रुपया तथा नवरत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछेगा? यहाँ पे प्रश्न आएगा कि हाल ही में REC को महारत्न का दर्जा दिया गया, यह कौन से नंबर की महारत्न की कंपनी बन गई? तो ये 12 नंबर की बनी है। इसके पहले 11 और बन चुके थे, यानी कि 12 नंबर की। पूछेगा भी हाल ही में महारत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो REC को दिया गया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी कॉरपोरेशन RE को दिया गया है। यह कैसी कंपनी है? तो यह सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक का मतलब होता है सरकारी कंपनी। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1964 में किया गया था। यह क्या कार्य करती है? तो बिजली क्षेत्र को फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट का कार्य करती है। महारत्न का दर्जा कब से दिया जाना प्रारंभ हुआ है? 2010 से दिया जाना प्रारंभ हुआ है और उसके उद्देश्य और मानक आपको बता देने हैं। अगला पॉइंट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक अभी हाल ही में डॉक्टर राजू बहल को ICMR का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजू बहल महोदय ये बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इस समय ये WHO के जो नवजात विभाग है उसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। कहाँ पे? जिनेवा में। इन महोदय को अब भारत का ICMR का उत्तरदायित्व दिया गया है और इन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान लिया है। डॉक्टर बलराम भार्गव इसके पहले ICMR के महानिदेशक थे। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक जैव चिकित्सा अनुसंधान निर्माण का समन्वय एवं संवर्धन की सर्वोच्च इकाई है, यानी भारत के मेडिकल से संबंधित सर्वोच्च इकाई है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में इंडिया रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में किया गया था।
इंडिया रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में किया गया था। 1949 में नाम बदल करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR कर दिया गया। यानी कि जो राजीव बहल हैं, राजीव बहल महोदय 2003 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन में बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने अपना सेवा देना प्रारंभ किया था और आगे चल करके जिनेवा में नवजात से संबंधित विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को जन कल्याण हेतु किया गया था। इसका मुख्यालय WHO का स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं, जो इथियोपिया के टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रियेसस, इतना कठिन नाम है इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। यह तो बहुत आसान नाम याद जल्दी हो जाता है, यह तो बहुत कठिन नाम। तो टेड्रोस एड्रेनाम गैब्रियेसस इथियोपियाई मूल के रहने वाले हैं, यानी इथियोपियाई नागरिक हैं। इनको WHO का महानिदेशक बनाया गया है। यानी राजीव बहल महोदय WHO से 2003 में जुड़े और वर्तमान में जो है बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पे नवजात विभाग से संबंधित प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इन्हें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। याद है कि इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 वर्ष का होगा। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और वर्तमान में ये जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के तहत नवजात इकाई के प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे हैं। 2003 में WHO में शामिल हुए थे। प्रश्न यह अगला हो सकता है कि राजीव बहल ने किसका स्थान ग्रहण किया है ICMR में? तो उन्होंने बलराम भार्गव का स्थान ग्रहण किया है। डॉक्टर बलराम भार्गव का स्थान इन्होंने ग्रहण किया है। ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान निर्माण के संवर्धन के लिए भारत की सर्वोच्च इकाई है। ICMR की स्थापना पूछ सकता है। तो यदि पूछेगा कि स्थापना शुरुआती दौर का, तो 1911 होगा। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन 1949 में, आज़ादी के बाद इसका नाम बदल करके ICMR कर दिया गया। तो साथियों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।